क्या आप जानते हैं बच्चों, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हमारा पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि हमारे हर जगह, हमारे चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर असंख्य सूक्ष्म जीव हैं बच्चों। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लाभदायक भी हैं हमारे लिए, और वो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत हमारे चैनल विजेता चैनल पर। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का जो पाठ 2 है विज्ञान पाठ्य पुस्तक का, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, वो पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़िए। अगर आपको लेसन समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, ये जो श्रृंखला है हमारे सब्सक्राइबर्स की, वो लगातार बढ़ रही है आपके प्रयासों से, और मैं चाहती हूँ कि वो लगातार बढ़नी ही चाहिए। क्योंकि बच्चों, आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा एक विशेष प्रयास है कि आप तक बहुत अच्छे प्रकार से, और जिस तरह से, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं और जिस तरह से आपका जीवन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो विकसित हो सके, आप इंजीनियर, डॉक्टर्स बनने की जो नींव है, इसके अलावा इंजीनियर और डॉक्टर ही नहीं बच्चों, किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन, क्योंकि हर तरह के कंपटीशन में 10th तक की साइंस जो होती है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हर तरह के कंपटीशन में आपका जो 10th तक का बेस है बच्चों साइंस का, वो क्लियर हो सके, आप किसी भी अच्छे क्षेत्र में जा सकें, और इस सब के अलावा, इन सब से ज़्यादा आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकें, जिनका एक सोचने का जो नज़रिया हो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा पूरा हो बच्चों। इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो आप लोग पहुँचाएँ। और आपका जो ये प्रयास है और मेरा जो ये प्रयास है, मैं आशा करती हूँ कि वो एक दिन ज़रूर सफल होगा, और धीरे धीरे हो भी रहा है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। बच्चों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं। तो भाई, वे जीव, हमारे आसपास तो बहुत सारे जीव हमें आँखों से दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि छोटी सी चींटी भी हमें दिखाई दे जाती है। लेकिन कई सूक्ष्म जीव, कई जीव ऐसे रहते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। हम उन्हें देखने के लिए हमारे सामने भी हों तब भी हम उन्हें सिर्फ आँखों से नहीं दिखाई देते। वो हमें उन्हें देखने के लिए विशेष प्रकार के कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की, राइट, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अगर माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो हमें वो सूक्ष्म जीव अवश्य रूप से दिखाई देंगे। तो ऐसे जीव जिन्हें हम केवल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ऐसे जीवों के जो उदाहरण हैं वो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजवा, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को, जो सारे सूक्ष्म जीव हमारे आसपास होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को हमने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, प्रोटोजवा, शैवाल और विषाणु या वायरस। विषाणु को वायरस भी कहा जाता है बच्चों। कुछ लोग विषाणु को एक अलग प्रभाग में रखते हैं, पर मैंने यहाँ पर विषाणु को इन्हीं के साथ में लिख दिया है। विषाणुओं को अलग क्यों रखा है बच्चों? क्योंकि ये सारे के सारे जीवाणु, कवक, प्रोटोजवा और शैवाल, ये सारे के सारे जो हैं ये तो जीवों की तरह से ही व्यवहार करते हैं। पर वायरस जो होता है वो अगर प्रकृति में ऐसे ही खुला हुआ पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव की तरह से व्यवहार करता है। वो हमें लगता ही नहीं है कि वो सूक्ष्म जीव है, उसके अंदर कोई हलचल, किसी भी तरह की जो जीवों में पाए जाने वाले गुण हैं वो हमें उसके अंदर दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही वायरस को कोई बॉडी मिल जाती है, कोई शरीर मिल जाता है, किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या कोई कटा फटा लगा हुआ है, वहाँ पर विषाणु है और हमने यूँ हाथ रख दिया और वो हमारी स्किन में आ गया, किसी भी माध्यम से वो विषाणु यदि हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो बॉडी में जाते ही और जीवों की तरह, सजीवों की तरह से व्यवहार करने लग जाता है, और वृद्धि करता है, पोषण करता है, गति करता है, और थोड़ी ही देर में वो हमें बीमार कर देता है। तो विषाणु जो होते हैं वो
क्योंकि उनके अंदर सजीव और निर्जीव दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, इसलिए सजीवों और निर्जीवों के मध्य की जो कड़ी है, बेल्ट जो है, वो उस विषाणु को कहा जाता है। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है कि वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यही होगा कि विषाणु जो होते हैं उसमें सजीव और निर्जीव दोनों की तरह से वो व्यवहार करता है, दोनों की तरह से उसमें गुण पाए जाते हैं। जब वो प्रकृति में खुले अवस्था में पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव की तरह से व्यवहार करता है। जब उसे कोई बॉडी मिल जाती है, कोई शरीर मिल जाता है किसी भी माध्यम से, तो वो एक सजीव की तरह से व्यवहार करने लगता है और गुणन करके, जनन करके अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। इसीलिए उसे सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी यानी कि बेल्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल हैं, ये हमारे लिए जीवों की तरह से ही होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से हम इन्हें देख सकते हैं और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानप्रद भी होते हैं। इसीलिए हमारे पाठ ही का नाम है मित्र एवं शत्रु। जो हमारे लिए मित्र की तरह से हमारे लिए लाभदायक होंगे वो हमारे लिए मित्र कहलाएंगे, और जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होंगे वो हमारे लिए शत्रु कहलाएंगे। अब बच्चों बात ये आती है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों मैं कहूँगी कि सूक्ष्म जीव कहाँ नहीं पाए जाते, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। हमारे चारों तरफ वायु में, हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पाचन तंत्र, सभी तरह के तंत्र उसके अंदर शामिल हैं, पूरी बॉडी में। इसके अलावा मरुस्थल से लेकर और ठंडे जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहाँ तक, और इसके अलावा मरुस्थल, दलदल, सभी जगह यानी कि जहाँ पर सैकड़ों डिग्री तापमान होता है या फिर जहाँ पर माइनस में सैकड़ों डिग्री तापमान होता है, कहीं पर भी कोई सी भी जगह हो, अम्लीय हो, क्षारीय हो, उदासीन हो, कोई सा भी माध्यम हो, हर जगह सूक्ष्म जीव जो हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित रखते हैं बच्चों, यानी कि हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार की भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें मित्र एवं शत्रु दोनों कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आइए बच्चों देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए मित्रवत कैसे होते हैं, यानी वो हमारे लिए लाभदायक कैसे होते हैं। तो फर्स्ट जो है खाद्य पदार्थ बनाने में, बच्चों बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं के बिना बन ही नहीं सकते। आपने अपनी मम्मा को रसोई में खाना बनाते वक्त देखा होगा कि जैसे जलेबी बनाई जाती है, इडली बनाई जाती है, तो उसके अंदर मैदा का वो छोले के साथ भटूरा जो बनता है वो बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों जो इसके बिना, जीवाणुओं के बिना बन ही नहीं सकती बच्चों। तो उसके अंदर मम्मी बेकिंग सोडा या ईस्ट का पाउडर जो होता है वो डाल देती हैं, जिससे क्या होता है कि थोड़ी ही देर में जो हमारा मैदा है या जो भी हमारा बैटर रहता है वो फूलकर काफ़ी ज़्यादा उसमें किण्वन हो जाता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, और किण्वन यानी कि वो अपनी संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं। तो तब ऐसे बैटर से जो खाना बनाया जाता है, जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, वो बहुत सॉफ्ट सा, फ्लफ़ी सा होता है बच्चों। तो इस तरह से दही, पनीर, अचार, इडली, डोसा, बेकरी की कई सारी खाद्य वस्तुएं जैसे कि केक, पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, तो इन सबको बनाने में, जलेबी, खमीर जैसी अनेक खाद्य पदार्थ बनाने में जीवाणुओं की सहायता ली जाती है बच्चों। ठीक है, और दही में जो कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है बच्चों। आपने दही जमाते हुए भी देखा होगा अपनी मम्मी को, तो दूध को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके और थोड़ा सा उसमें दही मिला दिया जाता है, जिससे कि वो पूरा जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है 5-6 घंटों में बच्चों। तो क्यों मिला रहे हैं हम वो जो दही या जामन जो मिला रहे हैं वो क्यों मिला रहे हैं? हम उसके अंदर थोड़े से बैक्टीरिया डाल देते हैं, थोड़े से लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसके अंदर डाल देते हैं। हल्का गुनगुना वो रहता है, 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान रहता है। तो इस वाले तापमान पर बच्चों जो जीवाणु होते हैं वो बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं, इस वजह से इतना तापमान उसका रखा जाता है। अगर ज़्यादा तापमान होगा तो वो जो जीवाणु हम डाल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और यदि कम तापमान होगा तो जीवाणु उसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हल्का गुनगुना दूध को रखा जाता है और उसके अंदर वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही के रूप में, जामन के रूप में डाले जाते हैं, जिससे कि जो कुछ जीवाणु हम डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करके और उसको जमा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों इन सभी खाद्य पदार्थों में इसके अलावा असंख्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है वाणिज्यिक उपयोग में, तो उद्योगों में तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड जानते हैं ना बच्चों, सिरका, जो कि आपके खाद्य पदार्थों में भी बहुत सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण घटक रहता है। जो भी हम फास्ट फूड बनाते हैं उनमें एसिटिक एसिड जरूर डलता है बच्चों, सिरके के रूप में। तो एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, जो इनके अंदर उपस्थित प्राकृतिक शर्करा होती है, उसमें ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो चीनी के यहाँ पर क्या हो रही है कि ये जो चीनी थी इन फलों के अंदर, वो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में किण्वन या फर्मेंटेशन किसे कहते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि चीनी के प्राकृतिक पदार्थों में जो चीनी होती है उस चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन और फर्मेंटेशन कहलाती है, और ये जो कार्य होता है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। ठीक है। मित्रवत सूक्ष्म जीवों के रूप में जो तीसरा उपयोग आ जाता है सूक्ष्म जीवों का, वो है औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बच्चों बहुत सारी औषधियाँ जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। औषधियों का मतलब आप समझ गए होंगे, दवाइयाँ, मेडिसिन। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं या उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। बच्चों, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ लिख देता है कि 3 दिन तक लीजिए, कि 5 दिन तक लीजिए, 2 बार लेनी है या 3 बार लेनी है। तो वो दवाइयाँ क्या होती हैं? वो दवाइयाँ प्रतिजैविक ही होती हैं, एंटीबायोटिक्स ही होती हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में वृद्धि कर गए हैं और उन सूक्ष्म जीवों ने हानिकारक प्रभाव पैदा करके हमें बीमार कर दिया है। तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए वो जो डॉक्टर होता है वो हमें प्रतिजैविक देता है, जिसके फलस्वरूप उनकी वृद्धि रुक जाती है या फिर वो मर जाते हैं और हम थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। इनके कुछ उदाहरण जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। ये सारे जो दवाइयाँ हैं, पेनिसिलिन तो आप जानते होंगे बच्चों, ये देखिए लिखा भी है मैंने कि पहली प्रतिजैविक जो है, पहली एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन नाम था उसका, और किसने बनाई थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई थी बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछ लिया जाता है कि जो पहली एंटीबायोटिक का नाम लिखिए जो कि किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई थी। तो पहली जो प्रतिजैविक है उसका नाम है पेनिसिलिन। इन औषधियों का उत्पादन कवक व जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अब बच्चों, ये तो थी प्रतिजैविक। अब जो पशु आहार होते हैं, गाय भैंसों को हम जो चारा खिलाते हैं या फिर कुक्कुट आहार, मुर्गियां पालन के लिए मुर्गियों को जो दाना डाला जाता है उसके अंदर भी सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए, सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकने के लिए कि भाई उन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा कोई बीमारी न हो, उसके लिए उनके भी जो आहार में है प्रतिजैविक मिला दिए जाते हैं। और डॉक्टर की सलाह पर ही हमें प्रतिजैविक लेनी चाहिए। बच्चों, ये लाइन इसलिए लिखी है कि किसी को भी थोड़ा छोटा मोटा सा सिर दर्द होता है, कोई सी भी छोटी मोटी सी प्रॉब्लम होती है और वो अपने आप घर में ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर हमें डिस्क्राइब करके जो भी दवाइयाँ देते हैं और जितने दिन तक भी देते हैं वो हमें उसी रूप में लेनी चाहिए जैसे कि डॉक्टर ने कहा है। न तो 3 दिन का बोला है तो न तो ऐसे नहीं, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें अभी बाकी है तो हम 3 दिन के बदले 4 दिन या 5 दिन उसको ले रहे हैं, और या फिर कि हमारी प्रॉब्लम 2 दिन में ही ख़त्म हो गई और दवाइयाँ 3 दिन की लिखी थी तो हम 2 दिन में ही हमने उस दवाई को लेना बंद कर दिया। इससे क्या होगा बच्चों कि जो कुछ सूक्ष्म जीव रहेंगे बीमारी पैदा करने, वो हमारे शरीर में ही रह जाएंगे और हम फिर से बीमार पड़ जाएंगे। और अगर हम ज़्यादा लेते हैं इन दवाइयों को तो हमारे शरीर में जो अच्छे सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे सूक्ष्म जीवों को भी वो जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो समाप्त कर देंगी और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है अच्छे सूक्ष्म जीवों के ख़त्म होने से वो प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाएगी। इसलिए बच्चों, जितना डॉक्टर ने कहा है, जब कहा है उसी तरह से और जितने दिन के लिए कहा है उसी तरह से हमें प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। फालतू में ज़बरदस्ती प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, उससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो ये वाली जो लाइन है वो इस क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ ली जाती है कि प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन
कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो भी कुछ अभी मैंने बोला है वही सावधानियां हमें प्रतिजैविक लेते समय ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो मित्रवत सूक्ष्म जीवों का जो टॉपिक है बच्चों वो है वैक्सीन या टीका निर्माण। आप सभी बच्चों आपको याद होगा कि आपके बचपन में बहुत सारे टीके लगे हुए होंगे, और आपको अगर यदि अपना बचपन नहीं याद है तो भी आप घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा कि समय समय पर उनके जो माता पिता होते हैं वो टीका लगाने के लिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो बच्चों ये टीका होता क्या है? टीका लगाने से हमारी जो बहुत सारी बीमारियां होती है वो आगे के लिए नहीं होती हैं। तो टीका होता क्या है बच्चों? तो टीके के अंदर क्या होता है कि टीके के अंदर उस बीमारी से संबंधित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को मृत करके या फिर उन्हें निष्क्रिय करके, मृत या निष्क्रिय क्यों कर दिया? क्योंकि वो शरीर में जाकर कोई नुकसान न पहुंचाएं, और उनके लिए उनका जो आकार है और वो किस टाइप के हैं वो भी हमारे शरीर को पता पड़ जाए। तो उसके लिए जो लड़ने के लिए जो सेना तैयार करनी हो हमारी बॉडी को, वो पहले से ही तैयार रहे। इसलिए मृत या जो निष्क्रिय सूक्ष्म जीव हैं उन्हें इंजेक्शन के माध्यम से या ड्रॉप के माध्यम से, आपको अच्छे से पता है ओरल पोलियो के में ओरल ड्रॉप ही पिलाई जाती है, उस माध्यम से शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है। और शरीर में प्रवेश करके और जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं उन जीवों के, उन सूक्ष्म जीवों के अनुरूप अपने जो एंटीबॉडी हैं, प्रतिरक्षी हैं, वो उत्पन्न कर लेती हैं। और प्रतिरक्षी जो होती है वो अपने आप में एक सेना होती है कि कोई भी सूक्ष्म जीव जब हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो उससे लड़ने के लिए जो सेना है वो पहले से ही हमारे पास तैयार है। और पहले से ही तैयार है तो वो फटाफट से वो जो 2-4 सूक्ष्म जीव आए हैं उन्हें तुरंत लड़ करके और हटा देगी, मार देगी, और हमें वो बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से टीका या वैक्सीन जो होता है वो बच्चों अपना कार्य करता है, और टीका लगवाने के बाद हमें वो संबंधित बीमारी नहीं होती है। टीका या तो जीवन भर के लिए हो सकता है, उसकी जो समय सीमा होती है, और या फिर 5 साल 10 साल के लिए हो सकता है, उसके बाद में वो टीका हमें दोबारा लगवाना पड़ता है। तो देखते हैं कि वैक्सीन का निर्माण या कैसे क्या होता है। तो टीके के द्वारा मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है, और इसके प्रभाव से शरीर की कोशिकाएं लड़ने के लिए प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न करके एक सेना उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। ये प्रतिरक्षी व्यक्ति के शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमेशा के लिए सुरक्षा करती हैं। जब भी कोई भी उस तरह का सूक्ष्म जीव जिसका टीका हमें लगा हुआ है हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, वो तुरंत उससे लड़ करके उसे समाप्त कर देंगी और हमें वो बीमारी नहीं होगी। तो ये हमें सुरक्षा करती हैं, और हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। और पोलियो और चेचक को तो बच्चों आप खुद देख रहे होंगे कि इनको तो भारत से संपूर्ण रूप से इनका को जो है वो नष्ट कर दिया गया है। अब बच्चों को पोलियो नहीं होता और चेचक भी नहीं होता है। तो एक बहुत विशाल पैमाने पर विश्वव्यापी जो युद्ध स्तर पर टीके लगा करके, टीके उत्पन्न करके, टीके निर्माण करके और टीके लोगों को लगा करके और इन बीमारियों को बच्चों बाहर निकाला गया है। तो एडवर्ड जेनर वो व्यक्ति थे सर्वप्रथम जिन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मित्रवत सूक्ष्म जीवों में बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। किस प्रकार करते हैं देखते हैं कि कुछ जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। इससे नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। संवर्धन का मतलब बढ़ना, इससे नाइट्रोजन बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इस प्रक्रम को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं और ऐसे सूक्ष्म जीवों को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। जैसे जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम जीवाणु। बच्चों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा
कि पौधे जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते, जबकि नाइट्रोजन जो होती है हमारे यहाँ पर 78% है बच्चों। सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन ही हमारे यहाँ पर गैस होती है। लेकिन फिर भी जो सजीव होते हैं, स्पेशली जो पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन का उपयोग सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं कर पाते। इसलिए उस नाइट्रोजन का यौगिकों में परिवर्तित होना बहुत आवश्यक होता है, तभी वो अपनी जड़ों के द्वारा उसका अवशोषण कर पाएंगे। और नाइट्रोजन जो होती है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो अब इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करे कौन? तो ये परिवर्तित करने का काम जो है वो नीलहरित शैवाल या फिर कुछ जीवाणु जो होते हैं वो करते हैं बच्चों। और ये जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं, और स्पेशली जो दलहनी फसलें होती हैं, तेल वाली जो तिलहन वाली फसलें होती हैं, उनकी आपने स्पेशली वो जड़ें देखी होगी। जैसे आप बूटे खाते हैं, चने जो हुए हैं अभी हमारे यहाँ, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो मोटी मोटी सी, बीच बीच में उनमें मोती जैसी संरचना होती है, तो वो जीवाणुओं की कॉलोनियाँ ही होती हैं बच्चों। यदि हम उनको काट करके एक अनुप्रस्थ काट उसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव वहाँ पर जीवाणु जो हैं वो दिख जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्मजीव दलहनी फसलों की जड़ों में रहते हैं, राइजोबियम जीवाणु वगैरह, और भी 2-4 तरह के नाइट्रोबैक्टर होता है, 2-4 तरह के जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु यही काम करते हैं कि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देंगे? नाइट्रेट या नाइट्राइट यौगिकों में, यानी नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देंगे। और इन यौगिक, ये जो यौगिक होते हैं नाइट्रोजन वाले यौगिक, जब हम पानी देंगे फसलों को तो उस पानी में घुल करके ये यौगिक पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं अवशोषित होकर पानी के साथ में, और वहाँ पर नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो उसको बनाए रखते हैं। तो इस तरह से पौधे जो होते हैं वो दलहनी फसलों वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे से वृद्धि करते हैं, उनमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। और इससे बच्चों उन दलहनी फसलों को लगाने से मिट्टी में भी नाइट्रोजन की आपूर्ति बहुत अच्छे से हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक अनाज की फसल बोई जाए तो अगली फसल जो है वो तिलहन की या फिर दालों वाली बोनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो यौगिक रहते हैं नाइट्रोजन वाले यौगिक, वो आगे आने वाली फसल को भी मिलते रहते हैं, और जो आने वाली फसल है वो भी बहुत अच्छे से उसके अंदर उन्नति हो पाती है, बहुत अच्छे से फलती फूलती है वो। तो इस तरह से ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। और ये जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का प्रक्रम है, यानी कि यौगिकों में परिवर्तित करने का प्रक्रम है, ये क्या कहलाता है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चों अब सूक्ष्मजीव और क्या करते हैं। इतने सारे 5 उपयोग हमने सूक्ष्मजीवों के लाभदायक उपयोग बच्चों पढ़ लिए। अब जो छठा उपयोग है वो क्या है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं बच्चों? तो आपने देखा होगा कि कुछ सड़े गले जो पौधे होते हैं, कुछ मृत जीव जंतु हमारे आसपास में पर्यावरण में मर जाते हैं और कोई उन्हें उठाकर एक तरफ नहीं लगाता, तो 2-3 दिन बाद में वो बदबू मारने लग जाते हैं, और 4-5-6 दिन बाद हम देखते हैं तो उनका सिर्फ कंकाल ही बचता है। वो जो जीव जंतु होते हैं वो, उनका जो मांस होता है, जो जैविक भाग होता है, वो पूरा का पूरा नष्ट हो चुका होता है। तो बच्चों उस दुर्गंध युक्त जो जैविक पदार्थ हैं, मृत पदार्थ हैं, उनसे मुक्ति दिलाने का काम कौन करता है? सूक्ष्मजीव। तो सूक्ष्मजीव क्या करते हैं कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और ये सरल पदार्थ वापस से कहाँ चले जाते हैं? अपघटित कर दिया उन्होंने, अब ये वापस से कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में चले जाते हैं, और मिट्टी के द्वारा ये वापस से अन्य जंतुओं में या अन्य पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी हमने मिट्टी से ही कुछ प्राप्त किया और वापस से मिट्टी में ही मिल जाता है बच्चों। तो ये पदार्थ अन्य जंतुओं व पौधों द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके सूक्ष्मजीव पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है बच्चों कि जो कांच होते हैं, प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, इस वाले कचरे को जो सूक्ष्म जीव हैं वो इनका विघटन नहीं कर पाते। तो ये वाला जो कचरा होता है वो वैसा का वैसा ही हमारे पर्यावरण में पड़ा रहता है। तो बच्चों हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो बच्चों हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह का कचरा, जिसका कि निम्नीकरण सूक्ष्म जीव नहीं कर पाएँ, इस तरह का कचरा हम पर्यावरण में डालें ही ना। हम
ऐसा कचरा उत्पादन ही न करें हमारे घरों में, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो। और इस तरह के कचरे से बच्चों आपने देखा भी होगा कि जो किसान लोग होते हैं वो जो खाद होती है वो उस खाद का निर्माण कर लेते हैं, और वो जो खाद होती है वो जैविक अपघटन वाली खाद होती है और उसे पौधों की वृद्धि के लिए फसलों में डाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे मित्रवत सूक्ष्मजीव, यानी कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के काम हमारे लिए करते हैं। इसी के अलावा ये तो बच्चों कुछ पॉइंट्स थे, इसके अलावा और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारी आंत में नहीं, जीव जंतुओं की आंत में, जो गाय भैंसें होती हैं उनकी आंत में सेल्यूलोज पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जो घास वगैरह जो वो खाती हैं उनका जो सेल्यूलोज में, उसमें सेल्यूलोज रहता है, उसमें जो पाचन होता है सेल्यूलोज का पाचन वो सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होता है बच्चों। तो यदि सूक्ष्म जीव नहीं हो उनकी आंत में, कितना लाभदायक काम कर रहे हैं वो, भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं उनके, तो अगर वो सूक्ष्म जीव न हो तो जो घास खा रही हैं उसमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा और उन्हें पोषण नहीं मिलेगा। तो इस तरह से और बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों हम अपने आसपास देखकर निकाल सकते हैं। मुख्यतः ये पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है बच्चों मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। रोग कारक किसे बोला कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं मनुष्य में, उन्हें बोला रोगाणु या रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो ये रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि ये जल के द्वारा, वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के कायिक संपर्क के द्वारा। कायिक संपर्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे हाथ से हाथ टकरा गया, दांत खाज खुजली होते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा कि किसी यहाँ पर हो रहा है और किसी के हाथ ऐसे अड़ गया, या हमने यहाँ पर खुजा करके ऐसे लगा लिया तो यहाँ पर भी वो दाद हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा या कायिक संपर्क उसको बोलते हैं। तो इन सबके द्वारा जो रोग है, रोग कारक है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं बच्चों। तो इनके कुछ उदाहरण जो हैं रोगों के वो हैं हैजा, चिकनपॉक्स, जुकाम, खांसी, दाद, खुजली। और इन रोगों को संचरणीय रोग भी कहा जाता है। संचरण करने वाले यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाले रोग भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रहा है। बच्चों दाद के बारे में अभी मैंने बताया कि कायिक के संपर्क के द्वारा होता है। इसके अलावा जो जल, वायु और भोजन वाले जो हैं, वायु के द्वारा कैसे हो रहा है बच्चों, आपकी मैम बोलती होंगी कि जब जुकाम खांसी हो रहा है तो आप रुमाल लेकर आइए, और जब भी जुकाम और खांसी हो रहे हैं तो इस तरह से रुमाल का प्रयोग कीजिए। तो हम जब छींकते हैं या हम जब खांसते हैं तो हमारे खांसी और जुकाम से, जो जुकाम और खांसी के जो जीवाणु होते हैं बच्चों, वायरस होते हैं, वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वायु में आ जाते हैं, और उस वायु को जब श्वास के द्वारा कोई अन्य व्यक्ति लेता है तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसमें भी वो जुकाम और खांसी उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह से यदि हम प्रदूषित जल या हम प्रदूषित भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे हैजा जो होता है वो प्रदूषित जल पीने से होता है, इसी प्रकार से कई रोग होते हैं वो प्रदूषित भोजन करने से होते हैं बच्चों। तो प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन हम ग्रहण करेंगे तो उससे भी हम जो है वो रोगग्रस्त हो जाएंगे। कुछ कीट जो होते हैं, कुछ कीट और जंतु जो होते हैं बच्चों, वो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। रोग वाहक का क्या मतलब है कि ये जो सूक्ष्म जीवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का जो कार्य है वो ये जीव जंतु करते हैं। तो इन जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है, रोग वाहक कहा जाता है बच्चों। आप सभी जानते हैं मक्खी के बारे में। हम कहते हैं कि हमारा जो भोजन होता है, पानी जो होता है, वो हमें ढक कर रखना चाहिए। क्यों भाई, क्यों ढक कर रखें? तो मक्खियाँ जो होती हैं वो तो हमारे चारों तरफ हैं, वो गंदगी पर भी बैठ रही हैं और वो हमारे भोजन पर भी बैठ रहे हैं। तो जब वो गंदगी के ढेर पर बैठ रही हैं, जब वो किसी भी प्रकार की नाली, गोबर, कोई भी गंदगी है उस पर बैठ रही हैं, तो उनके जो सूक्ष्म जीव हैं रोगों के, वो अपने पूरे शरीर पर उन सूक्ष्म जीवों को लेकर के आ जाती है। और वही मक्खी, सूक्ष्म जीवों युक्त वाली वही मक्खी जब हमारे खुले हुए भोजन पर बैठती है, रोटी पर बैठ रही है, कोई पानी पर भी वो आ गई, मटकी के पानी पर, और डंके पर भी वो आ रही है, और कि कोई भी चीज़ हमने खुली मिठाइयाँ रख रखी है, कोई फल फ्रूट रख रखे हैं, उन सब पर वो बैठ रही है, तो उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उन
सारी खाद्य पदार्थों में चले जाते हैं, और उन खाद्य पदार्थों को जब हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मक्खी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोग कारक जीव का जो रोल है वो निभाती है बच्चों। लिए हमें ये करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए कि हमारे घरों में जो कोई भी खाद्य पदार्थ है या कोई भी जो पानी पीने का जो बर्तन है वो खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, हमें उसे प्रॉपर रूप से ढककर रखना चाहिए। इसी तरह से मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। कौन होता है बच्चों मलेरिया परजीवी? प्लाज्मोडियम। पता है आपको, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का जो काम है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर करता है। इसी तरह से डेंगू परजीवी को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचाने का जो काम है वो मादा एडिस मच्छर करता है। कैसे करेंगे बच्चों कि किसी भी व्यक्ति को मलेरिया हो रहा है, मच्छर ने उसे काटा, रक्त चूसा और उसके रक्त में वो परजीवी थे मलेरिया वाले या डेंगू के परजीवी थे उसके अंदर, तो वो किस में आ गए? उसकी लार ग्रंथियों में आ गए। उसने चूसा है उसका खून तो उसकी लार ग्रंथियों में आ गए वो। अब वही वाला मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को जाकर के काटता है और उससे भी वो लार ग्रंथियों में उसका रक्त लेगा तो उस रक्त को चूसते टाइम वो अपनी लार ग्रंथियों में जो उसके परजीवी थे मलेरिया या डेंगू वाले वो उनको उसमें छोड़ देता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के खून में भी ये मलेरिया या डेंगू के जो रोगवाहक जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो पहुंच जाते हैं और वो जो व्यक्ति था स्वस्थ व्यक्ति वो भी मलेरिया या डेंगू का शिकार हो जाता है। इसी तरह से कुत्ता जो होता है बच्चों रेबीज़ वो फैलाता है। चूहा जो होता है वो प्लेग को फैलाता है। इस प्रकार से और बहुत सारे अन्य कई जो जीव होते हैं, कीट होते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीवों को, रोग कारकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, मनुष्य में जो रोग कारकों के द्वारा मध्यम जो रहते हैं, जैसे कि अभी मच्छर पढ़े थे हमने, मक्खी पढ़े थे, तो इनका विस्तार रोक करके हम इनको फैलने के तरीक़ों को रोक के हम और बीमारियों के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। मक्खी के बारे में बताया था कि हर चीज़ को ढककर रखना चाहिए। उसी प्रकार से मच्छरों से बचने के लिए और हमें क्या करना चाहिए कि हमारे आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पर भी बारिश के दिनों में नालियों में पानी इकट्ठा रहता है, तो नालियाँ हमेशा हमें साफ़ रखनी चाहिए। कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को हमें खाली कर देना चाहिए। कूलरों की सफाइयाँ जो है वो हमें समय समय पर करनी चाहिए ताकि कहीं पर भी वो जो पानी है वो इकट्ठा ना रहे, और पानी इकट्ठा नहीं रहेगा तो मच्छरों को पनपने की जगह, उनको जनन करने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्चों आपको ये पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मच्छरों के जो लार्वा है, मच्छर जो हैं वो अंडे पानी में ही देते हैं और उनके जो लार्वा है उनका जो जीवन चक्र प्रारंभ होता है वो पानी के माध्यम से ही होता है। तो यदि उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो उनके आगे की जनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो रुक जाएगी और उनका विकास कम होगा। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहले अभी तो हमने पढ़ा मनुष्यों में रोग जनक जो होते हैं, और अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जंतुओं में भी रोग कारक जीवाणु जो होते हैं, सूक्ष्म जीव यानी रोगकारक जीवाणुओं का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं जंतुओं में भी। तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों के अलावा जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है, तथा गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। बच्चों आपने देखा होगा गाँव में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो सभी जानते हैं कि गाय भैंसों में जो चौपाए जानवर होते हैं उनमें उनका जो खुर होता है वो कभी कभी पक जाता है और मुंह में भी सूजन आ जाती है और मुंह भी पक जाता है। तो क्या होता है कि खुर एवं मुंह का रोग जो होता है वो भी वायरस के द्वारा ही होता है। तो इसके बचाव के लिए हमें जंतुओं को
समय समय पर डॉक्टर्स की सलाह के द्वारा उनके चारे में, उनके आहार में हमें प्रतिजैविक मिलाकर देनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो जीवाणु और वायरस द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो वहीं पर समाप्त हो जाएंगे और वो जंतुओं में जाकर के रोग उत्पन्न नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो होता है बच्चों कि रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारण है। यहाँ अभी हमने एंथ्रेक्स रोग पढ़ा, उसका कारण क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है कि पौधों में मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हो गए, इसी प्रकार जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हो गए, और पौधों में भी आपने कई सारे सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे भिंडी में लट लग जाती है, नींबू जो होते हैं वो उनमें निशान पड़ जाते हैं, गन्ना जो होता है वो रेड हो जाता है बीच बीच में ऐसे कहीं पर। तो बहुत सारे रोग हैं जो पौधों में भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो अनेक सूक्ष्म जीव पौधों में रोग उत्पन्न करके फसल की उपज को कम कर देते हैं। तो नींबू कैंकर रोग जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है, गेहूं की रस्ट जो होती है वो कवक द्वारा होती है, भिंडी की जो पीत होती है वो वायरस के द्वारा होती है। यानी कि अलग अलग कारकों के द्वारा अलग अलग रोग उत्पन्न किए जा रहे हैं बच्चों। और ये जो सारे के सारे हैं वो क्रमशः, यानी कि नींबू की कैंकर रोग जो है वो वायु के द्वारा फैलती है, गेहूं की रस्ट जो है वो वायु एवं बीज के द्वारा होती है, और भिंडी की जो पीत रोग है वो कीट के माध्यम से संचरित होती है, यानी कीटों के द्वारा इनको फैलाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे खाद्य को विषाक्त कर देते हैं। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में ब्रेड के ऊपर वो काली काली फफूंद छा जाती है, हमारी रोटी पर भी छा जाती है बच्चों। इसी तरह से गर्मियों में सुबह में बनी हुई सब्जी जो है वो शाम तक उसमें बदबू आने लग जाती है, झाग उत्पन्न हो जाते हैं इसके अंदर और वो खाने लायक नहीं रहती। तो इस तरह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी कि उसमें कुछ विषैले पदार्थ उत्सर्जित कर देते हैं। अगर हम उनका प्रयोग कर लें, बदबू आ रही है, ख़राब लग रही है वो सब्जी स्वाद में, उसके बाद भी हम उसको खा लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं बच्चों। और कभी कभी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो खाद्य विषाक्तन किसे कहा जाता है? तो भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति रोगी हो जाता है। खाद्य विषाक्तन से बचने के लिए खाद्य परिरक्षण बहुत आवश्यक है। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है भोजन को विषाक्त होने से बचाना। हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा जो भोजन है वो खराब होने से बच सकता है। तो खाद्य परिरक्षण के उपाय हैं नमक द्वारा परिरक्षण। तो बच्चों आपने देखा होगा बाजार वाला जो अचार आता है या कोई भी जो नमकीन चीज़ आती है उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है बच्चों, इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार तो वो हमसे खाई भी नहीं जाती। तो नमक ज़्यादा डाल करके नमक की सांद्रता बढ़ाने से सूक्ष्मजीव उसमें वृद्धि नहीं करेंगे, और सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं करेंगे तो वो जो पदार्थ बनाया है खाद्य पदार्थ वो खराब नहीं होगा। तो आम को, आंवले को, अचार को, मांस और मछली पर नमक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, सूखे नमक की, डलों वाले नमक की, तो उससे वो कई दिनों तक खराब नहीं होते। तो इन चीज़ों को नमक द्वारा परिरक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार से चीनी द्वारा परिरक्षण, तो जो भी बाजार वाली मीठी चीज़ें आती हैं बच्चों, अचार, स्क्वैश हुआ, जेली हुई, मुरब्बा हुआ, आंवले का मुरब्बा आप देखिए कितनी गाढ़ी चाशनी उसकी आती है। इसी प्रकार से पैकबंद आजकल रसगुल्ले या गुलाब जामुन आते हैं, उनमें भी चीनी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चों। तो वही चीनी की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है कि सूक्ष्मजीव उसमें वृद्धि नहीं कर पाते, और वृद्धि नहीं कर पाते तो वो खाद्य को कई दिनों तक खराब नहीं कर पाते। तो जैम, जेली, स्क्वैश, मुरब्बा और कैंडी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका चीनी द्वारा परिरक्षण किया जाता है। इसी प्रकार से है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय का मतलब है कि कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिसमें वो चीज़ें, वो खाद्य पदार्थ जब हम बना रहे हैं तो उसको हम मिला देते हैं जिससे वो कई दिनों तक खराब नहीं होते। तो नमक एवं तेल का प्रयोग तो रासायनिक उपाय में है ही है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रसायन काम में लिए जाते हैं वो है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम बाइसल्फाइड का प्रयोग। ये दोनों रसायन ऐसे हैं बच्चों जो आपसे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से रसायनों का प्रयोग करके भोजन का खाद्य परिरक्षण किया जा सकता है। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वे रसायन हैं जिनका उपयोग हम खाद्य के परिरक्षण के लिए करते हैं।
फिर आ जाता है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। आप सभी जानते हैं कि मम्मा जब अचार बनाती है तो अचार में जो तेल है वो ऊपर तक भरती है। अचार उसमें डूबना चाहिए। क्यों डूबना चाहिए? कि जो पर्यावरण के जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाए, और अंदर नहीं पहुंच पाएंगे तो वो अचार को कई दिनों तक ख़राब नहीं होने देंगे। तो आप देखिए, जो केरी का अचार गर्मी में डाला जाता है बच्चों, अगली गर्मियों तक खाया जाता है, यानी कि पूरा साल भर हमारा वो अचार चल जाता है बिना ख़राब हुए। और क्यों? क्योंकि हमने उसमें तेल को ढक कर रखा है, तेल से ढक कर रखा है उस अचार को, इस वजह से तो सूक्ष्म जीव वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसी प्रकार से जो बाज़ारों वाले अचार आते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो अचार तो वैसे ही खट्टे हैं अपने आप में ही प्राकृतिक रूप से, लेकिन उसमें परिरक्षण के लिए सिरका और मिला दिया जाता है जिससे वो और ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं, और बिना तेल के भी उस सिरके की वजह से वो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो गर्म एवं ठंडा करना। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने घर में दूध किस तरह से सुरक्षित रखते हैं। जल्दी बताइए, सोचिए अपने मन में। बिल्कुल ठीक, जैसे ही दूध आता है हम वैसे उसको गर्म कर लेते हैं। तो गर्म करने से बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे जो उस दूध के अंदर सूक्ष्म जीव थे वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, और एक बार गर्म किया हुआ दूध 6-7 घंटे तक चल जाता है। इसी प्रकार से आजकल घरों में, सबके घरों में रेफ्रिजरेटर हो गए हैं, तो गर्म किए हुए दूध को जब वो ठंडा हो जाता है, अब हमें 5-6 घंटे बाद उसको गर्म नहीं करना। जब हमें यूज़ आए, जब हमें दूध पीना है, तब हमें उसे गर्म करना है, क्योंकि बार बार दूध गर्म करने से भी उसका स्वाद अजीब सा हो जाता है। तो क्या किया जाता है कि जैसे ही गर्म दूध ठंडा होता है वैसे ही उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। तो फ्रिज में बच्चों वो 24 घंटे तक भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है, ख़राब नहीं होता वो दूध। क्यों नहीं ख़राब होता? क्योंकि ठंडे में रेफ्रिजरेटर का तापमान जो होता है वो बहुत कम होता है, और सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने के लिए कुछ तापमान की आवश्यकता होती है, तो वो इतनी जल्दी उस ठंडे में वृद्धि नहीं कर पाते, और हमारा जो दूध है या और जो सब्जियां हम रख देते हैं, बची हुई सब्जियां या और भी कोई खाद्य पदार्थ हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता। तो इसके अलावा, ये तो हुई दूध की बात। इसके अलावा आप देखिए बच्चों, जो थैली वाले जो दूध आते हैं, सरस वाले जो दूध आते हैं या अमूल वाले जो दूध आते हैं, वो थैलियाँ की थैलियाँ आती हैं बच्चों, और वो कब की थैलियाँ दुकान पर आई हुई होती हैं, और फिर भी वो ख़राब नहीं होती। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो डेयरी में, जिन सरस डेयरी में जो औद्योगिक स्तर पर, वो बड़े स्तर पर कराया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और कितनी देर के लिए? 15 से 30 सेकंड तक उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गर्म किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ताप पर उसको गर्म किया जा रहा है, और तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से दूध ठंडा होगा तो धीरे धीरे होगा, उसमें घंटे 2 घंटे लग जाएंगे ठंडा होने में, लेकिन इतना ज़्यादा ताप गर्म करके उसे तुरंत बहुत ठंडे पानी में रख के, बर्फ़ वाले, सिल्ली वाले पानी में रख के उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, और तुरंत ठंडा करके उसे थैलियों में पैक कर दिया जाता है, भंडारित किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो गर्म और तुरंत ठंडे की वजह से जो अधिकतर जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसकी वजह से वो थैलियों वाला जो दूध है वो लंबे समय तक चल जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भंडारण एवं पैकिंग। आप सभी जानते हैं आजकल अधिकतर चीज़ें जो होती हैं वो थैली में पैक के रूप में आती हैं। तो चिप्स हुए आपके, और भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सब पैक के रूप में आते हैं। तो मेवे, सब्जियां और भी कई सारी चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह होते हैं, वो सब पैकिंग के रूप में आते हैं। तो पैकिंग के रूप में इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। बच्चों आप देखते होंगे चिप्स वाले या कुरकुरे वाले जो पैकेट आते हैं उनमें कुरकुरे या चिप्स तो होते हैं थोड़े से, और बाकी में पूरे हवा भरी रहती है। तो वो हवा कौन सी होती है? वो हवा होती है बच्चों नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो अक्रियाशील गैस है, वो जो हमारे खाद्य पदार्थ है उससे क्रिया नहीं करती, और लंबे समय तक क्रिया नहीं करती, तो वो खाद्य पदार्थ वैसे के वैसे ही सुरक्षित बने रहते हैं। इसी प्रकार से जब हम घरों में मठरी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, नमकीन हुआ या कोई भी चीज़ हमने बनाई, तो उन सबको आपने देखा होगा कि घर में जो मम्मा होती है वो उनको एयर टाइट डिब्बों में रख देती हैं। एयर टाइट डिब्बों में रखने से क्या होता है बच्चों कि उसमें बार बार वायु नहीं जा पाती, ऑक्सीजन नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो वो उससे क्रिया नहीं कर पाती खाद्य पदार्थों से, और क्रिया नहीं होती तो बहुत लंबे समय तक वो खाद्य पदार्थ वैसे के वैसे ही सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? हमारे इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते किसे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि वायुमंडल में
78% नाइट्रोजन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो कौन सी गैस की होती है? नाइट्रोजन की ही होती है। उसके बावजूद भी पौधे और जंतु दोनों ही इसको प्रत्यक्ष रूप से, जिस तरह से हम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेते या छोड़ते हैं, उसी तरह से हम नाइट्रोजन को ले या छोड़ नहीं सकते, और इसी तरह से पौधों में भी ये क्षमता नहीं पाई जाती। जबकि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत है। तो अब बहुत है तो वो किस तरह से इस नाइट्रोजन को लेते हैं? तो उस नाइट्रोजन को स्थिर करना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये जो कार्य होते हैं वो सूक्ष्मजीव करते हैं। कौन से सूक्ष्मजीव? जो हमारे लिए लाभदायक होंगे। तो लेग्यूमिनेसी कुल यानी दलहनी फसलों को लेग्यूमिनेसी कुल भी कहा जाता है। उस फैमिली की होती हैं ये फसलें। तो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं, यानी कि सारे के सारे जो दलहनी पादप या दलहनी फसलें होती हैं या तेलीय पादप तिलहन फसलें होती हैं, उन सभी की जड़ों में इस तरह के, देखिए जड़ें मैंने बनाई है, तो उन सभी की जड़ों में इस तरह से छोटे से मोती जैसी संरचनाएं, गोलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलियों जैसी संरचना को यदि हम काट के सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमें बहुत सारे सूक्ष्मजीवों की कॉलोनीज नज़र आएंगी बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो पौधा होता है लेग्यूमिनेसी कुल का या दलहनी फसलों का जो प्रत्येक पौधा होता है वो बहुत सारे यानी करोड़ों की संख्या में सूक्ष्मजीवों को लेकर के चलता है। तो इससे मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है वो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में तो रह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को परिवर्तित करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किस में? नाइट्रेट में परिवर्तित करेंगे और नाइट्राइट में परिवर्तित करेंगे, इसमें परिवर्तित कर देते हैं। जब इन यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो पौधों द्वारा पानी के माध्यम से, जिस तरह से पानी के द्वारा अन्य खनिज लवण भी अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसी तरह से पौधों के द्वारा अन्य खनिज लवणों के साथ साथ ये नाइट्रोजन यौगिक भी अवशोषित कर लिए जाएंगे और इनका उपयोग जो खाद्य पदार्थ बना रहे हैं अपन, प्रोटीन वसा विटामिन जो भी बना रहा है वो पौधा, फलों के रूप में, अनाज के रूप में, दानों के रूप में, उन सभी के रूप में इस नाइट्रोजन का उपयोग कर लिया जाएगा बच्चों। ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होती है इस तरह से स्थिर हो गई है अपने यौगिकों में, इसे तो कहा गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में नाइट्रोजन चक्र भी आपसे पूछ लिया जाता है। नाइट्रोजन चक्र या किसी भी चक्र का मतलब ये हुआ कि जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू हो रही है उसका अंत भी एरो के द्वारा, एरो के बीच में 2-4 चीज़ें आएंगी और लास्ट में उसका अंत भी वहीं पर ही होगा जहाँ पर वो शुरू हुई थी। तो इसी तरह से वायुमंडलीय नाइट्रोजन से हम शुरू करते हैं और देखिए कि पूरा चक्र जो है एरो के माध्यम से ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरा चक्र लास्ट में जाकर वहीं पर ही खत्म होता है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग हम कर रहे हैं और लास्ट में जाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन ही बन जाएगी। तो उपयोग और उत्सर्जन वगैरह सब कुछ पूरा करके वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो 78% है वो 78% वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसका जो अनुपात है वो बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ये एक चक्र के रूप में क्रिया होती है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये जीवाणुओं व नील हरीश शैवाल द्वारा इसका स्थिरीकरण किया गया, जो कि मैंने बताया कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाई जाती है। राइजोबियम जीवाणु उसके अंदर होते हैं या नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होते हैं। तो स्थिरीकरण किया गया है। इस स्थिरीकरण में इन्होंने स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया और नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करके ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक हो गए बच्चों। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कह दिया है। अब पौधों द्वारा इसका अवशोषण किया, इस वाले को छोड़ दीजिए यहाँ तक। पौधों द्वारा इन नाइट्रोजन यौगिकों का अवशोषण किया जाएगा। अब पौधों में उपयोग में आ गए, इन्होंने फल अनाज वगैरह सब बना लिए। अब जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाएगा, जिस भी रूप में हम खा रहे हैं, अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, तो जंतुओं द्वारा इन पौधों को खाया जा रहा है। और जंतुओं में उत्सर्जन के रूप में जो मूत्र बनता है, तो उस मूत्र के उत्सर्जन में आपको पता होगा यूरिया निकलती है और यूरिया में नाइट्रोजन मुख्य घटक होता है। तो उत्सर्जन में और मृत्यु के बाद में नाइट्रोजन अपशिष्ट जो बनते हैं, अब उन जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है या उन पौधों की मृत्यु हो जाती है या किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मुख्य घटक के रूप में प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं बच्चों। तो जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इन सबको अपघटित कर देते हैं और अपघटित करके वो जो ये यौगिक होते हैं वो सरल यौगिकों में परिवर्तित होकर
वापस से मिट्टी किस में परिवर्तित हो जाते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों में ही वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी यहाँ से गए थे और वापस से मिट्टी में ही आ जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं। अब चलिए इसको पूरा करते हैं। अब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक यहीं के यहीं थे। अब क्या होता है, वही मृत्यु वाली बात आ रही है कि जब मृत्यु हो जाती है, पौधे सूख जाते हैं या किसी भी जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है तो वो वापस से, या मनुष्य को भी जलाया जाता है तो राख बन जाती है। तो किसी भी माध्यम से या तो अपघटित हो गए या राख के माध्यम से जो पूरा जो जैविक शरीर था जो कि अधिकतर प्रोटीन से ही बना हुआ था, अधिकतर नाइट्रोजन से ही बना हुआ था, वो पूरा का पूरा शरीर वापस से मिट्टी में मिल जाता है और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वायुमंडल में पुनः चली जाती है। तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, वापस से वो जो नाइट्रोजन है उसके जो यौगिक हैं वो तो मिट्टी में मिल गए और जो नाइट्रोजन गैस बनी जीवाणुओं द्वारा जो बनाई गई वो पुनः वापस से वायुमंडल में ही मिल जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का उपयोग हुआ था, उपयोग होके चक्र पूरा होके वापस से नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में ही मिल गई और जो उसका जो अनुपात था 78% वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसी पर बच्चों ये था जीवाणुओं के द्वारा एक माध्यम और है जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। वो होता है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब तड़ित क्या होता है बच्चों? तड़ित बिजली चमकना, बिजली चमकती हुई देखी है आपने, तो बिजली चमकने को ही हम तड़ित कहते हैं बच्चों। तो जब बिजली चमकती है और तड़ित उत्पन्न होती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा वहाँ पर होती है और बारिश होती है उसके बाद में, तो उस बारिश में और उस ताप में वो जो पानी और नाइट्रोजन रहते हैं, यौगिक रहते हैं, वो हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो अपने यौगिकों में यहीं पर ही परिवर्तित हो जाता है वायुमंडल में। और वायुमंडल में जब वो अपने यौगिकों में परिवर्तित हो गया है तब वो जो बरसने वाली बारिश है उसके साथ में घुल करके और वो नाइट्रोजन यौगिक जो हैं वो मिट्टी में आते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों को पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यही का यही प्रक्रम दोबारा दोहराया जाता है। तो इस तरह से बच्चों इस पूरे चक्र को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं और इस चक्र के माध्यम से वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है उसका अनुपात स्थिर रहता है। तो इस तरह से यहाँ इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से हानिकारक है, यानी वो कैसे हमारे मित्र हैं और कैसे हमारे शत्रु हैं। बच्चों मैं समझती हूँ कि आप इस जानकारी को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे। भोजन को परिरक्षित करने में, सुरक्षित रखने में, अपने आप को स्वस्थ रखने में, सूक्ष्म जीवों से भी तो हमें सुरक्षित रखना है, खाद्य परिरक्षण के अलावा हमें अपने आप को भी तो स्वस्थ रखना है। तो अपने आप को सूक्ष्म जीवों से स्वस्थ रखेंगे, बीमार नहीं होने देंगे। इसी के साथ साथ ही हमारे पौधों को और जानवरों को भी तो सुरक्षित रखना है हमें। इन सबको सुरक्षित रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए हम अपना जीवन यापन करेंगे। बच्चों अगर ये लेसन आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स की श्रृंखला है जो कि राजकीय विद्यालयों से अधिकतर बच्चे होने चाहिए, क्योंकि और विद्यालयों जो शहर में सिटीज़ में जो स्कूल हैं बच्चों उन्हें तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं, लेकिन हमारे दूर दराज में बैठे जो विद्यार्थी हैं, गांव वाले विद्यार्थी जिनको किसी भी प्रकार की और कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचने चाहिए और वो सब होगा आपके प्रयासों से। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।